नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस वीडियो में बेटे हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है जब हम अल्टरनेटिंग सोर्स को या अल्टरनेटिंग करंट को किसी इंडक्टर के अक्रॉस में अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेटे, मैंने क्या करा, एक सोर्स लिया, अल्टरनेटिंग सोर्स लिया, उसका जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है बेटे, वो है ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। और हर बार मैं यही करता आ रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं करंट का इक्वेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए हमने उसको किसके अक्रॉस में अप्लाई कर दिया बेटे, इंडक्टर के अक्रॉस में अप्लाई कर दिया, जिसका इंडक्टेंस कितना बेटे एल है। आप लोगों को मालूम है क्या कि मान लीजिए बेटे कि करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग करंट का ये वाला पॉजिटिव मान लो, ये वाला नेगेटिव। फिर मुझे मालूम है कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी, जब पोलैरिटी चेंज होगी तो करंट का डायरेक्शन उल्टा बन जाएगा। तो अभी के लिए मैंने इतना माना कि भाई कौन सा साइन आ रहा है बेटे, यहाँ पे इधर पॉजिटिव है और इधर क्या बेटे नेगेटिव है। ओके, अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बेटे इंडक्टर की खास बात ये होती है कि जब जब आप उसके अंदर से, अच्छा देखो, जब इसका वैल्यू वेरी करेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, आप लोगों को मालूम है ना से, तो डेफिनेटली बेटे जब ये चीज़ वेरी करेगी, तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा ए नोट है यहाँ तक, और ये तुम्हारा क्या बेटे, तुम्हारा इधर टी ले रहा हूँ मैं इस एक्सिस पर, और ये तुम्हारा कितना बेटे माइनस के ए नोट है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब जब बेटे ये चीज़ वेरी करेगी तो डेफिनेटली ये करंट वेरी करेगा। और आप लोगों को मालूम है कि इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके तहत वो क्या करता है बेटे कि अपने अंदर से चेंज होते हुए करंट का अपोज करता है। क्या करता है बेटे, चेंज होते हुए करंट का अपोज करता है। अब चेंज होते हुए करंट का अपोज करने का मतलब क्या है कि वो कैसे कर रहा है बेटे, अपने अंदर क्या पैदा करके बेटे, ईएमएफ पैदा करके। और वो ईएमएफ पैदा होता है, वो किसके बराबर पैदा होता है बेटे, वो जो पैदा होता है ना, वो पैदा होता है किसके बराबर, L इंटू डी आई बाय में डी टी के बराबर पैदा होता है। इस बात को आप लोग भली बातें जानते हो। जस्ट इमेजिन कर कि भाई ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है ना, देखो मान ले कि करंट बढ़ रहा है बेटे, अब अगर करंट बढ़ रहा है ना तो इंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा होगा इसके अंदर। तो उस बढ़ते हुए करंट को कैसे रोका जा सकता है, मान ले ये वाली साइकिल ले रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रहा हूँ, तो जब करंट बढ़ेगा तो ये अपने अंदर ईएमएफ पैदा करेगा, और इस तरह से पैदा करेगा कि उस करंट का अपोज कर सके। तो डेफिनेटली बेटे जो ईएमएफ पैदा होगा ना, वो इसके अंदर कुछ इस तरह से पैदा होगा, ये वाला ऐसे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा उसका, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटे, एल डी आई ओवर में डी टी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाता हूँ, जिसके तहत क्या होता है कि पूरे के पूरे क्लोज सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, सम ऑफ द पोटेंशियल का जो ड्रॉप होता है बेटे, वो कितना होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटे, मैं चलता हूँ यहाँ से, तो जो आप चलोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या है बेटे, ये वाला ईएमएफ आया, और उसका वैल्यू कितना है, वो है तुम्हारे पास एल डी आई बाय में डी टी है। ओके, बहुत बढ़िया, आया। उसके बाद क्या है बेटे, मेरे पास माइनस के ई आ गया, और वो किसके बराबर आया बेटे, जीरो के बराबर आएगा। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास ई आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, वो आता है एल डी आई बाई डी टी के बराबर आता है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ई का वैल्यू कितना बेटे, वो है हमारे पास ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है। ओके, इक्वल टू एल डी आई बाई में डी टी है भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने डी टी को उधर लेकर के जाना है, तो तुम्हारे पास टर्म आई बेटे कितनी, ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी इक्वल टू एल इंटू में डी आई। तो देखो ध्यान से देखो क्या कि भाई मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ बेटे कितना, डी आई इक्वल टू ई नोट बाई एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू में डी टी। तो मुझे तो डी आई से आई पे जाना, तो डेफिनेटली बेटे आप लोग क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटे। मैंने इसको बाहर इसलिए रखा क्योंकि ई नोट भी आपका बेटे मैक्सिमम वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, और एल भी क्या बेटे कांस्टेंट है। एल का जो अभी जो एल है ना बेटे, वो उसका इंडक्टर है, इंडक्टर्स का इंडक्टेंस है, जिसका यूनिट हम क्या लेकर के चलते हैं, हेनरी लेकर के चलते हैं। तो बेटे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए आपके पास आएगा बेटे आई डी आई का इंटीग्रेशन आई, और यहाँ पर आए बेटे कितना, ई नोट डिवाइडेड बाय में एल। अब इसको मैं कितना लिख सकता हूँ बेटे, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटे, होता है माइनस के, माइनस को मैंने यहाँ ले लिया, साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटे कितना, माइनस के कॉस ऑफ, माइनस यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय में बेटे। अब जो ये वाला एंगल होता है ना, जो टी का कोफिशिएंट है वो कितना बेटे, ओमेगा, तो वो ओमेगा भी यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखो, तो तुम्हारे पास जो टर्म बनती है ना बेटे, आई का जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है माइनस के ई नोट डिवाइडेड बाय में एल इंटू में ओमेगा इंटू में कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मेरी बात ध्यान से देखो, इस टर्म को ना मैंने बेटे एक टर्म मान लिया, जिसको मैंने क्या बोला, एक्सएल बोल दिया, और एक्सएल को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सएल का मतलब क्या बेटे, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। क्या है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस है। जैसा कि मैंने आपको रिएक्टेंस, जैसा कि बेटे मैंने कल आप जब हमने कैपेसिटर लिया था ना, तो कैपेसिटर में हमने उसको XC माना था। तो XC क्या था बेटे, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था। तो मैंने बताया था कि उस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, होम के बराबर होता है। तो सिमिलर वे में इसका भी जो यूनिट आएगा वो होम ही आएगा। एक्सेल का यूनिट क्या है बेटे, होम है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना बेटे, माइनस के E0/XL इंटू में कॉस ऑफ ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से देख कि बेटे देखो मैक्सिमम वैल्यू E0 और नीचे एक्सेल, एक्सेल का यूनिट क्या बेटे, होम, और होम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। तो पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस करोगे तो डेफिनेटली बेटे आपके पास करंट आएगा, और वो करंट कौन सा है बेटे, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे E0 क्या बेटे, वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर जो I का वैल्यू आया वो कितना है बेटे, वो तुम्हारे पास आता है, देखो कितना आता है बेटे, वो आता है माइनस के I0 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, अभी जो मैंने लिखा ना E0/XL, वो किसके बराबर लिखा बेटे, मैंने उसको लिखा मैंने I0 के बराबर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब जो बेटे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, तो मैं हर टॉपिक में यही चीज़ बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ। याद कीजिए, जब हम सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टेंस के क्रॉस में अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सोर्स माना था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या करा बेटे, करंट का इक्वेशन निकाला। फिर मैंने करंट का इक्वेशन निकालने के बाद दोनों इक्वेशन का फेज़ चेक किया, फेज़ रिलेशनशिप उनके बीच में कितना है वो चेक किया। उसके बाद बेटे मैंने क्या करा, फेजर डायग्राम बनाया, और फिर मैंने बेटे पावर निकाली थी उसके केस में। अब सिमिलर वे में फिर हमने बेटे किसके केस में किया, कैपेसिटर के केस में भी हमने यही स्टेप रिपीट किए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, इंडक्टर। अब इंडक्टर के केस में भी हम वही स्टेप रिपीट कर रहे हैं। मैंने ई लिया अल्टरनेटिंग सोर्स का, उसके साथ मैंने बेटे क्या निकाला, इलेक्ट्रिक करंट निकाला भी। जो इंटरस्टेनियस करंट आएगा वो कितना आएगा अल्टरनेटिंग इसके केस में, कि जब आप एक AC सोर्स को इंडक्टर के क्रॉस में अप्लाई करोगे तो कितना वो करंट देगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर मैं इनका फेज़ रिलेशनशिप चेक करना चाहता हूँ। तो फेज़ चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हो बेटे, कि देखो यहाँ पे अगर साइन है तो यहाँ पे भी साइन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, और ऑब्वियस ही बात है बेटे, इसको आप लिख सकते हो माइनस के I0 इंटू कॉस ऑफ, कितना लिख सकते हो बेटे, देखो इसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस के ओमेगा टी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जैसे बेटे आप लोग ना इसको अंदर लेकर के जाओगे, देखो ये कितना बन जाए बेटे तुम्हारे पास, क्यों, क्योंकि कोस π/t माइनस ओमेगा टी किसके बराबर बन जाए बेटे, वो बन जाए तुम्हारे पास, सॉरी यहाँ पे मैं साइन आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए बेटे, साइन आना चाहिए। तो जैसे आप ऐसा करोगे ना तो डेफिनेटली बेटे वो तुम्हारा कोस बन जाएगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बेटे, ये बराबर आएगा माइनस के I0 इंटू साइन ऑफ π/2 माइनस के ओमेगा टी, ठीक है। तो ये माइनस अंदर जाएगा। तो तुम लोगों को मालूम है ना कि बेटे अगर हमारे पास साइन ऑफ माइनस के थीटा होता है ना, तो वो माइनस के साइन थीटा बन जाता है, ठीक है। तो इस माइनस को मैं अंदर लेकर के जाऊंगा, तो तुम्हारे पास I का इक्वेशन किसके बराबर आएगा, वो आएगा I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के π/2, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आपके पास किस चीज़ का इक्वेशन आ रहा है बेटे, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जो मतलब तुम्हारा टाइम वेरिंग IT है ना, इंडक्टर के क्रॉस में जब आप अल्टरनेटिंग सोर्स को अप्लाई करोगे तो उस चीज़ का इक्वेशन है। अब आपके दिमाग में पक्का क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने यहाँ पे तो किया नहीं भाई, यहाँ पे तो आप कर सकते थे ना, यहाँ पे भी तो आप कर सकते थे। देखो माइनस के I0, इसको मैं लिख सकता था कितना, साइन ऑफ, आपने इसको तो करा नहीं सर, π/2 प्लस में ओमेगा टी। वो उसको मैंने इसलिए नहीं करा बेटे क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। अगर ये नेगेटिव साइन को आप अंदर लेकर के जाओगे ना, तो वापस से वो ओमेगा टी को क्या बना देगा बेटे, वो नेगेटिव बना देगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से क्या है, मैंने ना इसको ये वाला लिखा है पहले, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव जैसे ही अंदर जाएगा उसको पॉजिटिव बना देगा। तो आपके पास इक्वेशन ही आ गया। अब मेरी बात ध्यान से देख, क्या कि बेटे अगर मैं अल्टरनेटिंग सोर्स देता हूँ ना, तो उसकी इक्वेशन हमने A मानी, इसकी इक्वेशन हमने बेटे करंट की इक्वेशन हमने B मानी। अब अगर मैं चेक करूँ तो दोनों के बीच में कितना फेज़ आ रहा है, तो डेफिनेटली दे बेटे आप क्या करते हो, बड़े वाले फेज़ में से छोटे वाला फेज़ घटा देते हो। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटे, π/2 आएगा। क्या आएगा बेटे, π/2 आएगा। इसका मतलब ये है कि इंडक्टर के केस में जो तुम्हारा करंट होता है ना, वो तुम्हारा π/2 फेज़ से पीछे होता है, क्योंकि मैंने ओमेगा टी में से π/2 घटा रखा है भाई। ओमेगा टी में से हमने क्या कर रखा है बेटे, π/2 घटा रखा है। इसी वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि भाई इंडक्टर के केस में जो तुम्हारा करंट होता है ना, वो पीछे होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इंडक्टर के केस में जो तुम्हारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, जो अल्टरनेटिंग सोर्स का पोटेंशियल होता है बेटे, वो तुम्हारा π/2 फेज से आगे चलता है। क्या चलता है बेटे? आगे चलता है, या फिर वो लीड करता है। आप इस चीज़ को कैसे ध्यान रखोगे? देखो मैं इस चीज़ को ना ध्यान रखूँगा IPL से। किससे ध्यान रखूँगा बेटे? IPL से। IPL का मतलब क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है। इसका मतलब ये बेटे क्या, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड, मतलब इंडक्टर में क्या लीड करता है बेटे? पोटेंशियल लीड करता है। ठीक है, कितने से करता है? वो ऑब्वियस ही बात है, π/2 के फेज से करता है। कितने से करता है बेटे? π/2 के फेज से करता है। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद बेटे मुझे सेम चर्चा करनी है। क्या करना है भैया? मुझे ना इसका फेज़र डायग्राम बनाना है। तो आप लोगों को मालूम है कि फेज़र डायग्राम मैं कैसे बनाता हूँ। देखिए मेरी बात ध्यान से देखिए बेटे, फेज़र डायग्राम क्या होता है। सपोज करो बेटे तुम्हारा ये x एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या बेटे, ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं एक वेक्टर बनाऊंगा। मुझे मालूम है ना कि जो तुम्हारा पोटेंशियल और करंट होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है, बट अल्टरनेटिंग करंट के केस में उनके जो रिजल्ट आते हैं ना, वो तुम्हारे वेक्टर की तरह आते हैं। इसी वजह से मैं इनको वेक्टर तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो इसको आप क्या मानते हो बेटे? वेक्टर मानते हो। और उस वेक्टर का जो इस वेक्टर का बेटे जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कितना बेटे? वो E0 है। ठीक है, अब मुझे फेज़र डायग्राम बनाना है। तो मान लिया जाए कि बेटे आपके पास क्या है, ये तुम्हारा E है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या, मैंने ये E वेक्टर बना दिया। और बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटे, वो कितना है? E0 है। कितना बेटे? वो E0 है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये तुम्हारा हमने E वेक्टर बना दिया। आप इसको वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो उसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है बेटे? उसने एंगल बना रखा है ω t। कितना बना रखा है बेटे? ω t। बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। अब मेरी बात ध्यान से देख, अगर मुझे करंट को मैं वेक्टर मान लूँ और उसका एम्पलीट्यूड कितना ले लूँ बेटे, उसका मैग्नीट्यूड कितना ले लूँ, I0 ले लूँ, तो ये कहाँ पर आएगा? देख ध्यान से देख बेटे, कहाँ पर आने वाला है ये? डेफिनेटली कहाँ पर आए बेटे? देखो हमने ना ω t तुम्हारा यहाँ पर है, इसमें से जब तुम्हें π/2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो π/2 जब तुम जोड़ते हो तो तब तो तुम ऊपर की तरफ आते हो। बट अगर तुम π/2 घटाओगे ना, तो तुम बेटे नीचे की तरफ आने वाले हो। तो ω t ये रहा, ω t में से π/2 घटाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारे पास, तुम बेटे इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाओगे। ठीक है, अगर ये ω t है ना, ये ω t बेटे, तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, कितना बने बेटे? ये बनेगा ω t माइनस के π/2। कितना बनने वाला है? ω t माइनस के π/2 बनने वाला है। ठीक है, तो हमने इसका बना दिया बेटे। तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना लेना? हमने I0 लेना है। बस कहानी खत्म। उसके बाद आप इनको क्या करोगे बेटे? रोटेट करवाओगे एंटी क्लॉकवाइज। किससे? एंगुलर वेलोसिटी ω से। इसका जो भी प्रोजेक्शन होगा y एक्सिस पर, वो क्या बनता रहेगा भैया? वो क्या बनता रहेगा बेटे? वो बनता रहेगा कितना? वो क्या बनता रहेगा भाई? वो बनता रहेगा आपका फेज़र डायग्राम। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको बेटे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो तुम्हारा इसके केस में, इंडक्टर केस में E होता है ना, वो तुम्हारा π/2 से आगे होता है। किससे बेटे? इलेक्ट्रिक करंट से। तो मैंने वही चीज़ बनाई है भाई। देखो E तुम्हारा ये बना दिया मैंने, I तुम्हारा बेटे मैंने ये बना दिया। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है भैया। ठीक है, अब देख बेटे कि सपोज कर कि तूने इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट कर दिया। अब इनके बीच में जो एंगल हमेशा ही रहने वाला है, वो कितना रहने वाला बेटे? π/2 रहने वाला है। अब देख ये तुम्हारा E बन जाएगा, ये तुम्हारा क्या बन जाए बेटे? ये तुम्हारा बनेगा क्या? I। अब I क्या है? वो नीचे की तरफ है। वो तुम्हारा नीचे की तरफ क्या बेटे? उसकी y एक्सिस पे प्रोजेक्शन मैक्सिमम है। कब? t = 0 पर। और जो E है, E का जो प्रोजेक्शन है बेटे y एक्सिस पर, वो कितना? 0 है। तो डेफिनेटली बेटे ये मैंने क्या बना लिया? देखो जब तुम्हारा t = 0 है ना, इधर मैं क्या लेता हूँ? t लेता हूँ डेफिनेटली। तो जब तुम्हारा E = 0 है ना, तो उस टाइम जो तुम्हारा I है, उस टाइम बेटे तुम्हारा I है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यानी कि यहाँ पर है तुम्हारा I का। उसके बाद फिर से भी कहानी बेटे कि जब ये चीज़ मैक्सिमम होगी, जब E की वैल्यू मैक्सिमम होगी यहाँ पर, उस टाइम इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी बनी बेटे? 0 बनेगी। तो सोच के देख बेटे, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा, मैंने यहाँ पे ना I0 बना दिया, सॉरी माइनस का I0 बना दिया। ये तुम्हारा क्या बना बेटे? मैंने ये तुम्हारा बनाया, मैंने I0 बना दिया यहाँ पर। इसको क्या बना दिया बेटे? मैंने तुम्हें यहाँ पे इसको बना दिया मैंने E0, और इसको तुम्हें मैंने क्या बना दिया बेटे? माइनस के E0। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो शुरू में सिचुएशन मान ले कि ये ऐसे था ना, तो इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। तो t = 0 पे इसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ मैक्सिमम बेटे करंट का, तो मतलब पॉइंट तुम्हारे पास ये वाला आ गया। उसके बाद जब तुम इसको रोटेट करोगे, सपोज कर यहाँ पे, उसके बाद बेटे जब तुम रोटेट करोगे ना, तो E का वैल्यू तो मैक्सिमम बन जाएगा, और I का वैल्यू कितना बन जाए बेटे? प्रोजेक्शन उसकी 0 बन जाएगी। तो E तो तुम्हारे पास, तुम्हारा यहाँ से लेकर के कहाँ पर आ रहा है बेटे? यहाँ पर आ रहा है। जबकि जो तुम्हारा I है वो तुम्हारा कहाँ पर आ गया बेटे? इस 0 पर आ गया। उसके बाद फिर से वही सिचुएशन बेटे, इसको जो तुम फर्दर रोटेट करोगे तो ध्यान से देख, ये यहाँ पर आ गया, तो I की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी बेटे,
आई की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, कहाँ पर आएगी बेटे, वो यहाँ पर आएगी ऐसे। और ई का वैल्यू क्या बन जाए बेटे, वो 0 बन जाएगा। तो 0 मतलब क्या है कि वो यहाँ पर आएगा ऐसे। तो यानी कि जो मैं ग्राफ फॉलो करना चाहता हूँ ना, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ना कुछ इस तरह से आने वाला। देख ध्यान से देख, क्या कि भाई अगर आप देखोगे ना तो आपके पास ग्राफ किस तरह से आएगा। देखो बेटे, आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला है। तो उसको जब तुम ड्रॉ करोगे तो किस तरह से ग्राफ आएगा बेटे, देखो तो ई का तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा जो साइन के ग्राफ को फॉलो करेगा। देखो भाई ऐसे, बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ये तो क्या है, ये मेन एक्सिस है तुम्हारी, ये वाली है। और ये फिर ऐसे आएगा बेटे, देखो, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो शाबाश, अगर मैं आई का ग्राफ नोट करूँगा तो आई का ग्राफ तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा। जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू 0 होगा बेटे, ऐसे, तो यहाँ पर आ गया। जब इसका वैल्यू बेटे 0 होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर ऐसे आएगा बेटे डेफिनेटली। उसके बाद बेटे क्या होगा, देखो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आ गया। जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तो उस टाइम इसका वैल्यू बेटे कितना बनेगा, वो 0 बनेगा। जब इसका वैल्यू 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटे, मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी, ओके। तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या चीज़ है बेटे, ये तुम्हारा ई टी है। और ये जो मैंने बनाया ये तुम्हारा क्या बेटे, ये तुम्हारा आई टी है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं बेटे, फेज़र डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटे, फेज़र डायग्राम बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब मुझे क्या ड्रॉ करना बेटे, पावर ड्रॉ करनी है। तो मुझे मालूम है कि इंटरस्टेनियस पावर किसके बराबर होती है बेटे, वो ई इंटू आई के बराबर होती है। ई का वैल्यू मुझे मालूम है कितना बेटे, ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है। और आई का वैल्यू कितना आता बेटे, वो आया था हमारे पास माइनस के आई नोट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आया था, ठीक है। तो मुझे तो पी एवरेज से मतलब है, तो पी एवरेज किसके बराबर आया बेटे, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी तक, यहाँ पर भी। और कितना है बेटे, वो आएगा पी डी टी डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ बेटे कितना आएगा, डी टी आएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कैपिटल टी तक। आपको जस्ट वैल्यू ही पुट करनी है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो बेटे जो पावर आएगी बेटे वो आपकी फिर से 0 आ जाएगी। कितनी आएगी बेटे, 0 आ जाएगी, ओके। तो बेटे हमने इंडक्टर का केस कर लिया है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से देख कि भाई इंडक्टर के केस में जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है ना, वो तुम्हारा लीड करता है करंट के कंपैरेटिवली π/2 फेज से। एक बात, दूसरी बात क्या है कि अगर मैं देखूं ध्यान से कि बेटे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी एक्सेल किसके बराबर था बेटे, वो तो तुम्हारे पास ओमेगा इंटू एल के बराबर था। तो ओमेगा कितना होता बेटे, होता है 2πf इंटू में एल। अगर मैं डीसी के क्रॉस में अप्लाई करता हूँ तो डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है बेटे, वो होती है 0। तो वहाँ पर एक्सेल जो आएगा ना वो कितना आया बेटे, वो तुम्हारा 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो इंडक्टर होता है ना, अगर आप इंडक्टर के क्रॉस में डीसी अप्लाई करोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा, मतलब उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा वो तुम्हारा 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि वो डीसी के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे, एज अ वायर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे, वायर की तरह। क्यों, क्योंकि वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है बेटे, 0 होता है। तो आप उसको जब डीसी के क्रॉस में अप्लाई करवाओगे ना तो वो एक वायर की तरह बिहेव करने वाला है। जबकि आप जैसे बेटे आप कोई अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना बेटे 50 हर्ट्ज है, तो आप उस 50 को यहाँ पे पुट करोगे तो उसके लिए आपके पास एक्सेल का वैल्यू आ जाएगा। तो वहाँ पर बेटे एक्सेल का वैल्यू आएगा, और एक्सेल का वैल्यू आएगा वो तो 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा इंडक्टर होता है ना वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए बेटे वो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट का अपोज करने की कोशिश करता है, मतलब उसको वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्यों, ऑब्वियसली बात है बेटे रेजिस्टेंस तो ऑफर उसने करना ही है। क्यों, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटे वो टाइम वेरिंग होता है, तो समय के साथ साथ वो चेंज करता है। अगर वो समय के साथ साथ चेंज करेगा तो डेफिनेटली उसको अपोज करना ही है अपने अंदर ईएमएफ पैदा करके। इसी वजह से क्या है, वो उसको क्या करता है बेटे, उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो अल्टरनेटिंग करंट को। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद बेटे आपके पास जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, उसमें आपको ये दे रखा है कि भाई आपके पास एक इंडक्टर है जिसका जिसका जो इंडक्टेंस है ना वो 44 × 10⁻³ हेनरी है। आपने उसको अप्लाई कर रखा बेटे एक एसी सोर्स से 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से, ठीक है। तो आपको आई का आरएमएस वैल्यू बताना बेटे। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये कौन सी वैल्यू है बेटे, ये कौन सी वाली वैल्यू आपके पास, ये तुम्हारी ईआरएमएस वैल्यू है। तो डेफिनेटली बेटे IRMS जो होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला बेटे, वो होने वाला है ERMS डिवाइड बाय में इस
इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वो कितना होता है बेटे, वो तुम्हारे पास होता है एक्सएल। ओके, अगर तुम्हें मान लो आई नोट निकालना पड़ जाए बाई चांस, तो तुम क्या निकालो बेटे, ई नोट डिवाइड बाय में एक्सएल निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमें तो इससे मतलब है। तो एक्सएल की वैल्यू निकालनी बेटे वो कितनी होती है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एफ इंटू में एल। तो 2 इंटू 22/7 इंटू एफ का वैल्यू कितना बेटे, वो तुम्हारे पास है 50 हर्ट्ज़, और इंडक्टर तुम्हें दे रखा है 44 इंटू 10⁻³ बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जब आप लोग इसको बेटे सोल्व करोगे IRMS को, तो ERMS कितना हो आपके पास है 220 वोल्ट, डिवाइड बाय में ये वाले टर्म 2 इंटू 22/7 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला बेटे कितना, 15.9 एम्पियर आपके पास आंसर आने वाला है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से भी समझ में आई होगी। तो अभी तक बेटे हमने जितना किया है एक बार उसको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले बेटे हमने ना अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू निकाला था फुल साइकिल के लिए, तो 0 आया था। हाफ साइकिल के लिए कितना था बेटे, 2I0 बाय में पाई आया था। उसके बाद हमने बेटे ई मीन निकाला था, किसके लिए बेटे, फुल साइकिल के लिए तो 0 था, बट हाफ साइकिल के लिए कितना था बेटे, वो तुम्हारे पास था 2E0 बाई पाई था। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने बेटे IRMS वैल्यू निकाली थी। IRMS का वैल्यू का मतलब क्या बेटे, इसका स्क्वायर, उसका मीन और फिर इसका रूट किया था। उसको बेटे हमने क्या लिखा था, IRMS लिखा था, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी बेटे, I0 बाई √2 आई थी। फिर सिमिलरली फिर हमने बेटे ERMS निकाला था। ERMS में क्या था बेटे, हमने ई लिया, उसका स्क्वायर किया, उसका मीन किया, उसका रूट किया, वो किसके बराबर आया बेटे, वो आया तुम्हारे पास ERMS के बराबर आया था, और वो कितना था बेटे, वो था E0 बाई में √2 था। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं थी। फिर उसके बाद बेटे हमने क्या किया था, याद कीजिए, हमने फिर बेटे सबसे पहले हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लिया, उस अल्टरनेटिंग सोर्स को हमने अप्लाई किया था एक रेजिस्टेंस से। ओके, उस जो सोर्स का इक्वेशन लिया था बेटे वो कितना लिया था, A0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी लिया था। तो जो हमने इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में IT निकाला था ना, I निकाला था, मतलब IT एक ही बात है। तो जब हमने वो निकाला बेटे वो किसके बराबर आया था, वो आया था हमारे पास I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी ही आया था। और जो I0 था हमारे पास किसके बराबर था बेटे, वो था E0 बाई R के बराबर था। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों के बीच में जो फेज़ डिफरेंस था, फेज़ डिफरेंस को मान ले मैं फाई से लिख रहा हूं, और वो किसके बराबर आया बेटे, वो 0 के बराबर आया था। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने एक कैपेसिटर लिया था, उस कैपेसिटर को हमने बेटे एक अल्टरनेटिंग सोर्स से हमने इसको अप्लाई कर दिया था। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग सोर्स लिया था बेटे मैंने वही लिया था E0 इंटू में साइन ऑफ ओमेगा टी ही लिया था। यहाँ पर जो हमारा करंट आया था ना बेटे, वो ध्यान कीजिए, हमारा करंट क्या आया था, वो आया था हमारे पास कितना, वो आया था भाई हमारे पास I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 आया था। मैंने आपको ये बोला था कि दोनों के बीच में जो फेज़ आता है बेटे वो कितने का आता है, π/2 का आता है। यहाँ पर जो तुम्हारा करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटे, वो लीड करता है, क्या करता है, लीड करता है किससे बेटे, E से। कितने फेज़ से बेटे, π/2 के फेज़ से। और याद कीजिए यहाँ पे पावर भी हमने डिस्कस किया था, एवरेज जो पावर आया था हमारा वो कितना था बेटे, वो आया था IRMS इंटू ERMS के बराबर आया था। सिमिलर वे में मतलब यहाँ पे हमारा जो I है वो लीड करता है बेटे π/2 से, मतलब करंट हमारा π/2 फेज से आगे होता है, किसके कंपैरेटिवली बेटे, EMF के कंपैरेटिवली, अल्टरनेटिंग EMF के कंपैरेटिवली, बढ़िया, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के कंपैरेटिवली, ऐसा मान ले। उसके बाद याद कीजिए बेटे कि जो तुम्हारे पास I0 था वो किसके बराबर था बेटे, I0 तुम्हारे पास था E0 बाई XC के बराबर था, और XC किसके बराबर था बेटे, वो था 1/ωc के बराबर था। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो P एवरेज आई थी वो कितनी आई थी बेटे, वो तुम्हारे पास आई थी 0 के बराबर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास सर्किट के अंदर केवल और केवल कैपेसिटर है तो वो अल्टरनेटिंग सोर्स की कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, उसकी क्या करें बेटे, वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद करते बेटे हम किसके बारे में, इंडक्टर के बारे में, जो कि हमने अभी अभी करके हटे हैं। तो हमने यहाँ पे बेटे एक अल्टरनेटिंग सोर्स दिया था, ठीक है, उसको हमने एक L इंडक्टर से अप्लाई कर दिया था। तो E की वैल्यू कितनी थी बेटे, वो तुम्हारे पास थी A0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पर जो I का वैल्यू आया था वो कितना था बेटे, वो आया था तुम्हारे पास I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के π/2। इसका मतलब ये है बेटे क्या कि मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो तुम्हारा EMF होता है ना वो तुम्हारा लीड करता है। लीड करने का मतलब क्या है कि आगे चलता है कितने करंट से, कितने के फेज से बेटे, π/2 के फेज से। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो बेटे I0 आया तुम्हारे पास वो किसके बराबर आया, वो तुम्हारे पास आया E0 बाई XL के बराबर, और XL का वैल्यू कितना बेटे, वो तुम्हारे पास था ओमेगा इंटू में L।
बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो पावर एवरेज आई थी वो भी कितनी आई थी बेटे, 0 आई थी। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि भाई जो तुम्हारा ये इंडक्टर होता है ना, कोई भी पावर नहीं कंज्यूम करता अगर हम उसको अल्टरनेटिंग करंट के अक्रॉस में हम इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, बहुत बढ़िया।